चलिए, नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए सेशन के अंदर। वर्ग 3 की तैयारी के लिए हम आपसे जुड़े हैं और वर्ग 3 के अंदर आज एक नए सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं। अभी तक जो डिटेल फॉर्मेशन है हमारा या डिटेल जो हमारी क्लासेस है उसके 14th लेक्चर आपको मिल गए होंगे। 14 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन सब लेक्चर्स को देखें। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम सीटेट या एस्टेट के अंदर जितने भी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस ईवीएस से अभी तक आए हैं उनको तथ्यात्मक रूप से आपके सामने लेकर आए। तो जो हमारा सेशन चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, जो डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आज मैं ये सेशन आपको इसलिए डाल रहा हूँ कि इसमें हम तथ्यात्मक जानकारी को भी कवर करेंगे। अभी तक सीटेट एग्जाम्स के अंदर जितने भी पर्यावरण के प्रश्न आज तक पूछे गए हैं उनको सिक्वेंस के माध्यम से आपको तथ्य के रूप में दे दिया गया है, और इस क्लास के माध्यम से मैं वन लाइनर फैक्ट आपको कवर करवाते चलूंगा। कुछ मिनटों की ये क्लास होगी, हो सकता है ये 20 मिनट की हो सकता है 25 मिनट की हो, या हो सकता हो ये आपकी 1 घंटे से ज्यादा चले। जहां तक भी चले आप मेरे साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। कुछ नहीं है इसमें समझने का, आपको बस लाइन सुनना है कथा जैसे और उसका आंसर रट लेना है, बस इतना ही आपको करना है। जिसको नहीं पता हो उनको मैं बता दूं, जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहा है, हम वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और वर्ग 3 की तैयारी के अंदर डिटेल आपको पढ़ाया जा रहा है। 15 से ज्यादा लेक्चर्स मैंने डाल चुका हूँ ईवीएस के, यानी कि इन्वायरमेंट स्टडी के। आगे हम सीडीपी को भी कवर करेंगे। लगभग इन्वायरमेंट के 15 टॉपिक या 14 टॉपिक हमारे हो गए। अभी हमारा जो अंतरिक्ष विज्ञान है वो बाकी है और उसके आगे की चर्चा हम शुरू करेंगे। तो आज हम तथ्यात्मक जानकारी को कलेक्ट कर लेते हैं। फटाफट से आप देखिएगा और सुनते जाइएगा, याद करते जाइएगा। बांस और रस्सी से बनने वाले जो पुल होते हैं वो असम में होते हैं। आपको पता होगा असम में बहती है ब्रह्मपुत्र रिवर, और ब्रह्मपुत्र नदी पर यहाँ पे पुल बने होते हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, सीमेंट पुल सामान्यतः समतल मैदानों पर बनते हैं, तो जहां भी सीमेंट पुल बनेंगे वहां समतल मैदान होंगे, ध्यान रखिएगा। वल्लम, लकड़ी की छोटी नाव जो होती है उसे वल्लम कहा जाता है। तो आपको पूछा जाएगा वर्ग 3 के अंदर के वल्लम का मतलब क्या होता है, तो ये एनसीईआरटी से लिया गया डेटा है। वल्लम का मतलब होता है केरल में बनी हुई एक नाव। ऊंट गाड़ी कहाँ चलती है, तो ऊंट आगे खींचते हैं और पीछे गाड़ी होती है, ये चलती है आपके राजस्थान में। हमारे यहाँ बैलगाड़ी चलती है। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में चलती है, गांव में चलती है, जैसे उत्तर भारत के इलाके। रास्ते पथरीले और असमान कहाँ पर होते हैं, पहाड़ी इलाकों में होते हैं, जैसे उत्तराखंड में, है ना। तो उत्तराखंड वाला जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका होगा। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, यानी कि जो पक्षी होते हैं उनकी जो आंखें होती है सिर के दोनों तरफ सामान्यतः आपको देखने को मिलती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं, यानी कि पक्षी एक आंख से इधर भी देख सकता है, दूसरी आंख से इधर भी देख सकता है। ये आपको याद करना है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है, यानी कि जब ये ऐसे देखें तो आप समझ जाइएगा ये आपको देख रहे हैं, और जब एक आंख इधर देखे और एक आंख इधर देखे तो आप समझ जाइएगा इन दोनों आंखों में अलग अलग जगह पर निशाना लगाया जा रहा है। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, या वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूं, अगर मान लो मैं पक्षी हूं तो पक्षी ऐसे घूमकर देखता है, ऐसे घूमकर देखता है, वो अपनी गर्दन के लिए वो पूरा घूमने का प्रयास करेगा। मेरी बात आप समझे होंगे। ये वन लाइनर है, सीटेट में सारे प्रश्न आ चुके हैं, आपको करवाए जा रहे हैं ताकि वर्ग 3 के अंदर पर्यावरण अध्ययन में ये आ जाए, तो आप इनको लगा लो। पक्षी जब दोनों आंखों एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें जो दूसरी चीज होती है उसका एहसास नहीं होता, यानी कि जब पक्षी सामने देखता है तो बाकी चीज उसके लिए ब्लर हो जाती है। ठीक है, जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित होता है उसका दिमाग, तो उसके देखने का जो फोकस होता है या जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चील जो होती है, बाज जो होता है और गिद्ध जो होता है, इसमें 4 गुना ज्यादा दूर तक देख पाते हैं, यानी कि चील, बाज और गिद्ध ये हमसे 4 गुना ज्यादा तेज देखते हैं, है ना, मनुष्य की तुलना में ज्यादा तेज देखते हैं। जो चीजें हमसे 2 मीटर की दूरी पर दिखाई पड़ती है वे चीजें पक्षियों को 8 मीटर दूर से दिखाई देती है। आपने व्हेल का नाम सुना होगा, आपने अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में सुना होगा, अलग अलग जीव के बारे में सुना होगा जिनको भूकंप के पहले ही झटके महसूस हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो भूकंप की जो अश्रव्य तरंगे हैं, यानी कि जो ऐसी तरंगे हैं जिनको आप महसूस भी नहीं कर सकते, ऐसी चीजों को वो पहले ही सुन लेते हैं। इसीलिए भूकंप के तेज झटके जो जानवर होते हैं उनको पहले हो जाते हैं। भाई भूकंप आया ही नहीं उसके पहले जानवर उछल कूद करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि जो अश्रव्य तरंगे हैं जो आपके कानों की क्षमता से बाहर है, जिनको आप नहीं सुन सकते, उनको जीव सुन लेता है। इसीलिए भूकंप के पहले जानवरों को पता चल जाता है। ठीक है सर, जो चीजें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं वह चीजें पक्षी 8 मीटर की दूरी से पढ़ पाते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा आज होने वाला है।
जिसके अंदर वन लाइनर माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। मगरमच्छ के भी जो कान होते हैं वो उसके जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जो मगरमच्छ होता है उसके जो कान आपको देखने को मिलते हैं वो कहां देखने को मिलते हैं, उसके गर्दन के दोनों पास में। ठीक है, तो आसानी से हम उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जानवरों में अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है, जैसे किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। ठीक है, तो ये भी पूछा गया था भाई सीटेट के द्वारा 2016 के अंदर, याद रखिएगा। तो देखिए ये कह रहा है कि जो जानवर होते हैं उन जानवरों के जो बॉडी पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उन बालों के कारण ही वो क्या करते हैं, उनकी त्वचा जो होती है वो बनती है। ठीक है, तो उनका पैटर्न अलग अलग होता है, जैसे जेब्रा आपने देखा होगा, आपने शेर देखा होगा, तो अलग अलग पैटर्न जो इनका होता है, कलर जो इनका अलग अलग होता है, इनके बालों के कारण होता है। कान वाले जो जानवर होते हैं शरीर पर बाल इनके जो है होते हैं ना, तो जिनके कान होते हैं उनके शरीर पर बाल आपको देखने को मिलेंगे उन जानवरों के। शरीर में बाहर बिना कान छेद वाले जानवर अंडे देते हैं। तो ये एक मेन आपका की पॉइंट हो सकता है कि जिनके जो कान बाहर होते हैं, ठीक है, कान के जो छेद होते हैं वो बाहर होते हैं, वो क्या देते हैं, जानवर अंडे देते हैं। जैसे मुर्गा आपने देखा होगा, तो मुर्गे भी क्या देता है, अंडे देता है। सबसे बड़ी मादा जो होती है हाथी के झुंड की मुखिया बन जाती है, यानी कि जब हाथियों का समूह चलता है ना, तो उसमें जो ग्रुप में जो मादा होती है, जो फीमेल होती है, वही उनकी लीडर होती है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी मादा होगी वही क्या बनेगी, लीडर बनेगी। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो हाथियों का पूरा ग्रुप या पूरा झुंड आपने देखा होगा, तो इस पूरे झुंड की यदि बात की जाए तो ये पूरा झुंड जो होता है इसमें 14 से 15 साल की उम्र का जो हाथी होता है या जो लीडर होता है, जो बड़ा हाथी होगा, वो झुंड छोड़ देता है। तो इसमें फीमेल फीमेल ही होती है, मेल नहीं होता है, ध्यान रखना, मेल नहीं होता है हाथियों के झुंड में, फीमेल ही होती है, और फीमेल ही उनकी बॉस होती है, उनकी लीडर होती है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक के पत्ते खा सकता है। ठीक है, एक वयस्क हाथी क्या कर सकता है, 100 किलो तक के पत्ते खा सकता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है ना, तो हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। अगर आप में से कोई 2 या 4 घंटे सोता है तो इसका मतलब आप क्या है, हाथी है। ठीक है, चलिए, कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखते हैं, इसलिए आपने उनको कीचड़ में नहाते हुए देखा होगा या अपने ऊपर पानी छिड़कते हुए देखा होगा। क्यों ऐसा करते हैं वो, ताकि उनकी बॉडी या उनकी जो त्वचा है वो क्या रहे, ठंडी रहे। ठीक है, उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं, वो खुद को ठंडा करने के लिए अपने पंख हिलाते हैं, है ना। झुंड जो होता है हाथियों का, उसमें 10 से 12 मादा होती है और बाकी बच्चे होते हैं। मादा मतलब माँ, ठीक है, बाकी बच्चे होते हैं। एक खेजड़ी गांव है, राजस्थान के जोधपुर में आता है। यहाँ तांबे की खदान है ना, याद रखना, खेजड़ी में तांबे की खदान है। और आपको पता होगा खेजड़ी के ही राजा थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहाँ भेजा था, शिकागो भेजा था, है ना, जिन्होंने धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया था शिकागो में, और विश्व धार्मिक सम्मेलन के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो वो खेजड़ी के ही राजा थे जिन्होंने उनको भेजा था। तो खेजड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया गया था। ध्यान रखिएगा, खेजड़ी गांव के लोग में जो होते हैं यहाँ पे वैष्णोई कहलाते हैं। अभी वैष्णोई काफी प्रचलित भी है काला हिरण को लेकर, तो वैष्णोई समाज के लोग हैं जो खेजड़ी गांव के आसपास रहते हैं। ठीक है, मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है। तो जितनी भी मधुमक्खियां आपने देखी होगी, ये सारी मधुमक्खियां क्या करती है, दिसंबर से अक्टूबर तक अंडे देती है। तथ्यात्मक जानकारी हम ले रहे हैं प्यारे दोस्तों, और तथ्यात्मक जानकारी के अंतर्गत सी-टेट के अंदर और विभिन्न जो अलग अलग राज्यों के अंदर पात्रता परीक्षा होती है वर्ग 3 के लिए, उनमें जो भी प्रश्न पर्यावरण अध्ययन से पूछे गए हैं उनको वन लाइनर के माध्यम से, और जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट में आपके लिए जुटा पा रहा हूँ उस सबको आपको एक ही चैनल पे एक ही जगह पे देने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोगों का इशू था कि सर आप क्या ये नोट्स हमको दोगे, तो बिल्कुल मैं टेलीग्राम का एक चैनल बनाऊंगा और उस टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जुड़ जाएंगे। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते पर एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, और छत्ते में केवल नर होते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हो तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो अंडे होते हैं वो अक्टूबर या दिसंबर में ही होते हैं, और प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी होती है, यानी कि एक क्वीन होती है। बाकी सब कौन होती है, बाकी सब काम करने वाली होती है, वही अंडे देती है। आप सोच रहे हो कैसे पता चला होगा, है ना, तो ये आपको याद करना है कि क्वीन रानी जो होती है छत्ते की मालकिन होती है ना, बाकी सब क्या होते हैं, नर होते हैं। छत्ते के अधिकांश मधुमक्खियां क्या होती है, श्रमिक होती है। श्रमिक का मतलब क्या होता है कि वो दूसरे फूल पर जाएगी, वहां से रस लेकर आएगी, छत्ते में ले आएगी। तो बाकी सब श्रमिक है, काम कर रहे हैं, लेबर है, एक क्वीन है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात पता चल रही है। तो याद रखना, जब भी मधुमक्खी के छत्तों को देखो तो समझ जाना इसकी कोई ना कोई मालकिन है।
ट्रेन कच्छ गुजरात गांधीधाम से शुरू होती है ना। तो ये इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो उसमें पूछा गया है ना, कि ट्रेन जो है कच्छ से गुजरात तक कौन सी चलती है, तो ऐसा एक प्रश्न आपको मिलता है एनसीईआरटी में, तो उसी का ये आंसर है। तो इसमें आप बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि वो सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है। वो ये जानना चाह रहा है कि आपने पहली से पांचवी तक की किताबें पढ़ी भी हैं या नहीं पढ़ी है। भाई आप टीचर पहली से पांचवी के बन रहे हो, तो वो पहली से पांचवी की किताब की कोई भी बात आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आप जब टीचर बनने वाले हो वर्ग 3 के, यानी कि प्राथमिक कक्षा प्राइमरी एजुकेशन में, तो वो आपसे जानना चाहेगा ना कि भाई आपने पर्यावरण अध्ययन की जो हमारे बच्चों की किताबें हैं वो पढ़ी है या नहीं। तो वो कुछ भी पूछेगा उसमें से। मान लो उसमें एक ट्रेन का टॉपिक दे रखा है, कच्छ की ट्रेन, तो पूछेगा कि बताओ कच्छ की ट्रेन कहां से कहां जाती है। आपको तो नया लगेगा कि ये क्या आ गया, लेकिन वो जानना चाहता है कि क्या आप उस चैप्टर से वाकिफ हैं जो हमने इस क्लास में पढ़ाया या इस क्लास में दिया गया था, है ना। जो एग्जामिनर है वो आपसे ये जानना चाहता है कि आप प्राइमरी एजुकेशन में या प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो प्यारे दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, प्राइमरी टीचर के अंदर जो चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही है क्या वो आप पढ़ते हो या नहीं। ठीक है, चलिए। तो गुजरात का खाना ढोकला होता है, पूछा जा सकता है, और चटनी होती है नींबू चावल मिठाई के साथ इसे खाया जाता है। ठीक है, ढोकला गुजरात के अंदर होता है। गोवा में केरल तक का जो मार्ग है उसमें कुल 2000 पुल है और 92 सुरंग है। ये तथ्यात्मक जानकारी। आप कहोगे सर ये कैसे, क्या हमको तो कुछ नहीं पड़ रही है, तो एनसीईआरटी का डेटा है और आपसे सीधा पूछा लेगा वो कि बताओ गोवा से केरल तक का मार्ग कितना है। अब हो सकता है यहाँ 3000 पुल बन गए हो और 92 सुरंग की जगह 100 सुरंग बन गई हो, लेकिन आंसर यही सही होगा, 2000 पुल 92 सुरंग। आ रही बात समझ में, ये रट लेना। आप कुछ दावा आपत्ति नहीं कर सकते हो कि अब 3000 पुल बन गए, नहीं सर, आपकी किताब में क्या लिखा है ये मैटर करता है ना। चलिए, अभी सीटेट का एग्जाम भी है, तो सीटेट के एग्जाम के लिए आप पढ़ेंगे। ठीक है, और आप सभी लोग सीटेट का फॉर्म आपने डाला होगा तो सीटेट का एग्जाम भी जरूर देंगे। ठीक है, कोझिकोड दक्षिण भारत के केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है, इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है, और कहां कहां करती है, जैसे गुजरात शुरू होगा, जैसे आप भारत का मैप देखोगे तो भारत के मैप के अंदर इस प्रकार से, अगर भारत का मैप है, ये भारत का मैप है, तो यहां से गुजरात शुरू होता है, पहले गुजरात, फिर गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल आता है। ठीक है, तो गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन पार करती है पहले महाराष्ट्र को, फिर गोवा को, फिर कर्नाटक को, और फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। ठीक है, तो जो भी ट्रेन केरल जाएगी तो पहले गुजरात से शुरू होती है। गुजरात के जस्ट नीचे आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आता है गोवा, गोवा के जस्ट नीचे आता है कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद आता है केरल। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात कंप्लीट है ना। बड़े प्यारे प्रश्न है ना, नई नई जानकारी आपको मिलती जा रही है। मधुमक्खियां अक्टूबर से इसमें क्या देती है, अंडे देती है, पढ़ लिया अपन ने। चित्र में डिजाइन जो होती है, या आप बस याद रख लेना, एक चित्रकारी है मधुबनी, ये कहाँ की है, बिहार की है। ठीक है, मधुबनी चित्रकारी कहाँ की है, बिहार की है, याद रखेंगे। लोक कला का प्रमुख और पुराना पैटर्न है जो बिहार में देखने को मिलता है। बिहार में एक जिला है जिसका नाम मधुबनी मिलता है, और उसी नाम से इस पेंटिंग को नाम रखा गया है। ठीक है, तो मधुबनी वहां की पेंटिंग भी है, और वहां के एक जिले को भी मधुबनी कहा जाता है। यह चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें रंग मिलाया जाता है। इसमें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों का प्रयोग किया जाता है। किसमें, मधुबनी में। मधुबनी क्या है, पेंटिंग है, कहाँ की है, बिहार की है, याद रखेंगे। चले, चित्रों में क्या क्या बनाया जाता है मधुबनी में, तो इंसानों के फोटो बनाए जाते हैं, है ना, जानवरों के, पेड़ पौधों के, पक्षियों के, मछलियों के, इनको दिखाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, चलिए, तो ये दो तीन चीजें याद रखेंगे। एक है बल्बनी का गांव है, कर्नाटक में आता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसके बारे में सीटेट पूछ चुका है। गिजूभाई बधेका गुजरात में रहते थे। कहानी है, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी में गिजूभाई की एक कहानी दे रखी है, तो वो आपसे सीधा पूछेगा कि भाई गिजूभाई कहाँ निवास करते थे। जैसे मान लो पहली कक्षा में कहानी दे रखी है, गिजूभाई बधेका का गुजरात निवास, और आप टीचर हो पहली क्लास, आपने बच्चों को चैप्टर पढ़ाया है, तो आप बच्चों से क्या पूछेंगे कि बताओ बच्चों गीजू भाई कहाँ रहते थे, तो बच्चे कहेंगे कि सर गुजरात रहते थे। तो एग्जामिनर भी तो आपसे पूछ सकता है ना कि गीजू भाई का निवास कहाँ था। याद रखेंगे, गीजू भाई कहाँ पे रहते थे, गुजरात में रहते थे, और उन्होंने बच्चों के लिए कहानियां लिखी थी। ये सब सीटेट वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है, वो ध्यान रखना। सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है वो और आपके वर्ग 3 का सेम टू सेम है, इसमें कोई इशू नहीं है, दोनों अलग है ही नहीं। आप सीटेट को कोई अलग एग्जाम मत मानना,
सीटेट वर्ग 3 का एग्जाम है ठीक है, जो राष्ट्रीय लेवल पे होता है दिसंबर में और जून महीने के अंदर। और आपका जो वर्ग 3 है मध्य प्रदेश सरकार कभी कभी कराती है, जब भर्ती आती है तब करवाती है ना। तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, आ रही बात समझ में। तो इन दोनों को अलग बिल्कुल मत देखना, इन दोनों के टॉपिक भी लगभग सेम है। जब आप सिलेबस में जाओगे तो आपको कहानियां पता चलेगी कि दोनों के सिलेबस लगभग सेम है। तो सीटेट और वर्ग 3 बिल्कुल भी अलग नहीं है, ठीक है। एक भारतीय राबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। भारतीय राबिन एक जो जीव होता है वो पत्थरों के किनारे में क्या देता है, अंडे देता है। कोयल कोवे में घोंसले का अंडा देती है, यानी कि जो कोयल होती है वो कोवे के घोंसले में अंडा देती है। कोयल का खुद का कोई नहीं होता है, ठीक है। कोयल का क्या नहीं होता है, खुद का घोंसला नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूजे बड़े होने के बाद अपना घोंसला छोड़ देते हैं। चूजे क्या करते हैं, बड़ा होने के बाद अपना घोंसला छोड़ देते हैं, ठीक है। चूजे मतलब जो छोटे चूजे होते हैं वो, उनकी बात हो रही है। हिलगुंडी कर्नाटक में है और हिलगुंडी में बच्चे पंचायत के भीम संघ कहा जाता है, यानी हिलगुंडी में जो बच्चे होते हैं उनके संगठन को क्या कहा जाता है, भीम संघ कहा जाता है। बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वो वास्तव में इस पेड़ की जड़ें होती है। जो शाखाएं आपको दिख रही होती है बरगद के पेड़ में वो क्या होती है, उसकी जड़ें होती है। किसकी, बरगद के पेड़ की। डेजर्ट जो होता है उसमें एक जीव पाया जाता है, उसे ओक कहते हैं, है ना, डेजर्ट ओक। ये सॉरी ये एक पेड़ है डेजर्ट में रहने वाला जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो डेजर्ट ओक क्या है, एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस ओक के पेड़ की जो गहराई जो होती है वो बहुत नीचे तक होती है ताकि ये पानी को अपने अंदर सोख ले, जमा ले, ठीक है। असम में चावल की फसलें जो होती है और जब ये नई फसल निकालते हैं असम वाले तो तब ये मनाते हैं बिहू। क्या मनाते हैं, बिहू त्योहार मनाते हैं। और बिहू जो मनाया जाता है वो 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है और असम राज्य के कैलेंडर के 10वें महीने में मनाया जाता है ना। तो असम राज्य का जो कैलेंडर है उसके 10वें महीने में बिहू त्योहार को मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे एक विशेष प्रकार के घर बनाए जाते हैं जो बिहू त्योहार के आसपास बनाए जाते हैं। इनको आप याद रखेंगे। असम में चावल की नई फसलें जो होती है उसमें बिहू मनाया जाता है, ठीक है सर। चलिए, एक है मुक्तापुर गांव, आंध्र प्रदेश में आता है, तेलंगाना राज्य के इस जिले में, है ना। तो याद नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, ये चीजें उस जगह पर ये छोड़ दीजिए आप तीनों, है ना, यहां से नहीं आएगा प्रश्न। अब देखिए जैसे कुल्लू शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम में रेशम, कश्मीर की कढ़ाई आदि बहुत प्रसिद्ध है। तो मधुबनी पेंटिंग आपको बता दिया मैंने, असम में होता है रेशम और कश्मीर में होती है कढ़ाई। कढ़ाई मतलब जरी कढ़ाई जो आप समझते हो, हैंडक्राफ्ट जो उद्योग हमारा होता है उसकी बात हो रही है। तो कश्मीर में जो होती है वो आपको कढ़ाई मिलेगी, जरी कढ़ाई। कुल्लू मनाली जो है हिमाचल प्रदेश, वहां पे शॉल मिलती है, आपके ऊनी शॉल जो होती है जो गर्म रहती है वो मिलती है। बिहार में मधुबनी पेंटिंग फेमस है और असम में रेशम फेमस। ध्यान रखना असम में बाढ़ बहुत आती है इसलिए बांस के घर बनाते हैं वो लोग, है ना। तो सीटेट ये भी आपसे पूछेगा। आबू धाबी कहां पर आता है, आबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में आता है। आबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम है ना। आबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम। देखो आप कहोगे सर बाकी देश भी याद करने, क्या नहीं करने, ये आपके टॉपिक में है, सिलेबस में, इसलिए आपसे पूछा है, ठीक है। आबू धाबी की जो मुद्रा है वो क्या है, दिरहम है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना की एक डॉक्टर है, ठीक है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म क्या है, भारतीय नौसेना की एक डॉक्टर है, ठीक है। लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, ये भी याद रखेंगे। ये सब सिलेबस में है, मतलब आपका जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसमें दे रखा है ये कहानियां, है ना, कि वहीदा रहमान की कहानी, लेफ्टिनेंट वहीदा रहमान, उनके बारे में बच्चों को पढ़ाना है। तो वो आपसे इसीलिए ये तथ्यात्मक मैं आपको बता रहा हूँ। वहीदा प्रिज्म जम्मू एंड कश्मीर, आप चाहें तो जो क्लास 3 है वहां से लेकर के क्लास 6-7 तक का जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएगी, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जिससे अगर कोई प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। परेड में जितने आदेश दिए जाते हैं उनकी संख्या 36 होती है। जैसे परेड में जो आदेश देते हैं ना कि मूव करो, है ना, या लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, तो ऐसे 36 आदेश परेड में दिए जाते हैं, ठीक है। तिब्बती जैसे तिब्बत के अंदर जो लोग होते हैं उनको भोटी ट्राइब कहा जाता है और लद्दाख में ये बोली जाने वाली भाषा है भोटी। तो भोटी लोग भी होते हैं और भोटी भाषा उनके द्वारा बोली जाती है ना। जो मवेशी वगैरह चराते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। भोटी भाषा में माँ को आम्मा ले कहा जाता है, तो ये याद रखेंगे। भोटी जो भाषा है उसमें मम्मी जो होती है, माँ जो होती है, उसको आमाले कहा जाता है और भोटी भाषा में पिता को आबाले कहा जाता है। आमाले और आबाले, कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। रेशम का जो कीड़ा होता है, रेशम के कीड़े की बात करेंगे,
रेशम का जो कीड़ा होता है वो मादा कीड़ा उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये कह रहा है कि रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से, उसकी खुशबू से ढूंढ सकता है ना। तो ये आप तो नहीं करते वैसा, ठीक है सर, ध्यान रखिए, रेशम ऐसा करता है, रेशम का कीड़ा, है ना। चींटियों के चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिससे सूंघ कर पीछे वाली चींटी रास्ता मिल जाता है। आपने चींटियों को घर में देखा होगा, है ना, और मान लो चींटी ऐसे आ रही है एक एक करके, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपने हाथ भी रख दिया होगा ताकि चींटी मुड़ जाए, यहां से करा ऐसा। तो चींटी कोई लिक्विड फॉर्म छोड़ती है अपने मुंह से, इसलिए दूसरी जो पीछे वाली चींटी है उसको सूंघ के उसकी लाइन में चलने लगती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली यार, ठीक है। चलिए, मच्छर हमारे शरीर में गंध को, मच्छर जो होते हैं, मच्छर की बात कर रहे हैं, मच्छर जो हमारे शरीर में होते हैं, मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं, है ना। तो मच्छर को हम कैसे मिल जाते हैं भाई, दूसरी चीजें नहीं मिलती, मच्छर हमारे पास कैसे आ जाता है, तो शरीर के जो पसीना होता है उसकी वजह से वो हमारे पास आते हैं। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है, यानी कि जो कुत्ते होते हैं गांव में आपने देखे होंगे, इनका भी अपना अपना एरिया होता है, हर कुत्ते का अपना क्षेत्र होता है। सुना होगा ना कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर बनता है ना। तो ये वही कहावत है ना। तो हर कुत्ते का अपना दिन आता है, नहीं, अपना एक क्षेत्र होता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को उसके मल या मूत्र से पहचान लेता है कि भाई ये कुत्ता दूसरी वाली गली का है, हमारी गली में कैसे आ गया। ऐसा गांव के कुत्ते करते हैं अक्सर, ठीक है, आपने देखा होगा एक दूसरे पर भौंकते हुए। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं जितने रंग आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। कि मनुष्य में अलग अलग भांति भांति के लोग रहते हैं, ठीक है। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख सकते हैं, यानी कि जो दिन में जागते हैं जानवर वो कुछ रंग देखते हैं, बाकी हमारी तरह रंग नहीं देख सकते। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद या काली ही देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। रात में कौन जागता है, उल्लू, है ना। चलिए, डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। डॉल्फिन जो मछली होती है वो मछलियां एक दूसरे से बात करती हैं, बिल्कुल प्यारी प्यारी बातें, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही है, डॉल्फिन भी क्या करती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवर अपनी पूरी भाषा रखते हैं, जैसे आप रखते हो ना अपनी भाषा, ऐसे जानवर भी अपनी भाषा रखते हैं। स्लॉथ या भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। स्लॉथ एक जानवर होता है जो बिल्कुल भालू की तरह दिखता है, लेकिन वो भालू नहीं होता है, वो कुछ और ही होता है, वो स्लॉथ होता है। एक दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं, इनका नाम ही स्लॉथ होता है ना। तो उल्टे पैर जो सो जाए वो स्लॉथ है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उस पर पत्ते खाकर पलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जिस पेड़ पर रहते हैं उसमें पत्ते खाकर क्या करते हैं, पलते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वर्ग 3 की संपूर्ण तैयारी हम लोग कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। इस लेक्चर के अंदर हमने 14 से ज्यादा लेक्चर डाल रहे हैं, ये 15वें लेक्चर हैं। इसके बाद भी 2-3 लेक्चर मेरे आने वाले हैं जो आपके एनवायरमेंट को और भी बेस्ट करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आऊंगा जो एनवायरमेंट आपका कवर करवाएगी, और बहुत जल्द में आपकी सीडीपी की क्लासेस भी शुरू करने वाला हूं, ठीक है। तो संपूर्ण तैयारी वर्ग 3 की कर रहे हैं, आप बने रहे मेरे साथ, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।